हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये पता है कि जो अपना पिछला व्याख्यान हुआ था वो हुआ था संविधान की अनुसूचियाँ, और पिछले व्याख्यान में अपन लोगों ने यह देखा था कि 1 से जो 8 संविधान में अनुसूचियाँ हैं वो अपन ने 1 से 8 अनुसूचियाँ देखी थी, ठीक है। और मैंने ये भी आपको कहा था पिछले व्याख्यान में कि जो 4 अनुसूचियाँ बची हैं 9, 10, 11 और 12 अनुसूचियाँ वो अपन अगले व्याख्यान में देखेंगे, ठीक है। और पिछले व्याख्यान में अपन लोगों ने देखा था 1 से 8 अनुसूचियाँ। उनमें अपन ने देखा, पहली अनुसूची के अंदर अपन ने यह देखा कि इसमें भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी अनुसूची के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन का उल्लेख है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है उसमें संवैधानिक पदों के संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का उल्लेख है, ठीक है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें अपन लोगों ने देखा कि जो राज्यसभा है उनमें जो सीटें हैं, जो स्थान निर्वाचित किए गए हैं उनका उल्लेख है, ठीक है। और उसके बाद में अपन लोगों ने 5वीं अनुसूची में देखा जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें जो प्रशासन है उसका उल्लेख है 5वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है ना। और जब 6ठी अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर स्टेट दिए गए हैं, कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ठीक है। इसमें क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन का उल्लेख है। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी 7वीं अनुसूची की, और 7वीं अनुसूची में बिल्कुल आपने ये देखा था कि जो शक्ति है उसका विभाजन करते हुए 3 भागों में सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और उसके बाद में 8वीं अनुसूची के बारे में भी अपन लोगों ने चर्चा की थी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें संवैधानिक जो संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। और जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में जो भाषाएं थी वो 8 थी, और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे संविधान में संशोधन होते गए और भाषा को जोड़ा गया। और अपन लोगों ने 15 से लेकर के 22 भाषाओं का भी उल्लेख किया था कि कब कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने पिछले व्याख्यान में बात की थी, ठीक है। अब जो अपन इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने वाले हैं किस अनुसूची से? 9वीं अनुसूची से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जब भी अपन लोग 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे पहले अपन लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। जो 9वीं अनुसूची है उसमें ये उल्लेख किया गया था, 9वीं अनुसूची पहली बात तो संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी, ये आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। और 9वीं अनुसूची है वो उसमें क्या लिखा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 9वीं अनुसूची में विशेष करके उन प्रावधानों का उल्लेख है जिनको आप चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में, ठीक है ना, जिनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 9वीं अनुसूची पर। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। नवीं अनुसूची, देखिए 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है कि इसमें कुछ प्रावधान है जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये बात किस में है? अनुसूची 9 में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 9वीं अनुसूची में ये दे रखा है बिल्कुल कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिससे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन वे कौन कौन से प्रावधान हैं तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार आपको ध्यान ये रखना है कि जो भूमि सुधार कानून है वो किससे संबंधित है?
भूमि सुधार जो कानून है वो नवी अनुसूची से संबंधित है। आपको एक बार इतना ही ध्यान रखना है, सब बातें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। नवी अनुसूची है, उसमें क्या है, भूमि सुधार कानून है वो नवी अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भूमि सुधार कानून क्या है, ये जो भूमि सुधार कानून है इसके तहत जिन जमींदारों के पास, जिन किसानों के पास अत्यधिक भूमि है और उस भूमि को जिन किसानों के पास भूमि है नहीं उनको आवंटित की जाती है, ठीक है ना। ये है भूमि सुधार कानून। तो देखिए दोस्तों, ये जब कानून बनाया गया तो इस कानून के विरोध में जो बिहार राज्य है उसमें एक मामला दर्ज हुआ था। कौन सा? कामेश्वर बनाम कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो मामला दर्ज हुआ कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 का मामला, इसमें जो पटना का उच्च न्यायालय है उसने बिहार का जो भूमि सुधार कानून था उसको संविधान के विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया, ठीक है। और ये जो कानून बनाया था वो किसने बनाया था? अंतरिम संसद ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब इस मामले को सुनवाई की गई उच्च न्यायालय, पटना के उच्च न्यायालय में, तो उसको रद्द कर दिया गया। किसको? इस भूमि सुधार कानून को संविधान के विरुद्ध मानते हुए, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसमें? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार कानून को संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। संविधान के विपरीत मान के रद्द कर दिया, ठीक है ना। ये हुआ था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले के अंदर। पटना जो उच्च न्यायालय है उसने इस भूमि सुधार कानून को संविधान के विपरीत मानते हुए इसको रद्द कर दिया, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास था। उस समय अंतरिम संसद काम कर रही थी, ठीक है ना। तो संसद ने कहा कि अच्छा, आप हमारे खिलाफ जाओगे, हम कानून बना रहे हैं और आप उसको रद्द करोगे, आप में इतनी हिम्मत जो आप हमारे खिलाफ जाओगे। अब आपको भी पता है भड़का हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो उसने एक तरकीब निकाली कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें न्यायालय क्या, उच्च न्यायालय क्या, उच्चतम न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। और यही सोच करके संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। जून 1951 को यही सोच करके संविधान में संशोधन किया गया कि अब देखते हैं आप क्या करते हो। हम कानून बना रहे हैं और आप रद्द कर रहे हो, यही कोई बात है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो संसद, अंतरिम जो संसद है उसने संविधान में प्रथम संशोधन किया। देखते हैं अपन, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, ठीक है ना। जून 1951 के अंदर, जून 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? 31B व 31A व 31B नए अनुच्छेद जोड़े गए।
ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये बताओ कि इन अनुच्छेदों में क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा संसद ने। प्रथम संविधान संशोधन किया गया और 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 31A और 31B नामक। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस अनुच्छेदों में क्या जोड़ा गया होगा, बता सकते हो? बोलो यस या नो। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है क्या कि जब संसद को लगा कि यार अपन लोग तो कानून बना रहे हैं और जो न्यायालय है वो रद्द कर रहे हैं, तो फिर अपने द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? तो संसद ने भी इसका इलाज कर दिया। क्या कहा? जो अनुच्छेद 31B हैं वो नया जोड़ा और कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिन्हें आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, ये वही है, संशोधन किया गया कि आप हैं वो कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिन्हें आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती तक भी नहीं दे सकते। हो गया ना डोरा न्यायालय का, यही तो बात है, बांध दिए ना हाथ न्यायालय के। देखिए ये जो 31B है इसमें ये स्पष्ट कहा गया कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये 31B में कहा गया, स्पष्ट तौर पे लिखा गया कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती तक भी नहीं दे सकते। बताओ अब आप क्या करोगे, क्या करोगे? ठीक है, अब देखिए जब ये संविधान संशोधन हुआ तो ये तो जायज़ सी बात है कि आप न्यायालय के हाथ बांध रहे हो। न्यायालय का काम ही क्या है? संविधान की रक्षा करना, संविधान का उल्लेख करना। तो आप इसके द्वारा न्यायालय की जो भूमिका है वो कम कर रहे हो। ये तो सीधी सी बात है, ये तो समझ में आती है। तो इसके खिलाफ जब संविधान संशोधन हुआ तो इसके खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया। कौन सा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में दर्ज कराया गया। और उस मामले में कहा गया कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? न्यायालय का काम ही क्या है? संविधान की रक्षा करना है। तो यदि आप ये बात लिख दोगे कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो फिर न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय करेगी क्या फिर? इसको अस्तित्व में क्यों लाए आप? ठीक है। और 2 नंबर बात ये कि आपको पहले तो ये बताओ, अंतरिम संसद से ये पूछा गया कि पहले तो आप ये बताओ मुझे कि आपको संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसने दिया है? आप तो एज इट इज अंतरिम संसद के रूप में काम कर रहे हो, तो आपको ये अधिकार किसने दिया है? ठीक है। और 3 नंबर बात ये कही गई कि यार आप भी कमाल करते हो, जब ये मामला है वो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उसका निर्णय नहीं आया, उससे पहले ही आपने संविधान में संशोधन कर दिया। ये कोई बात हुई क्या यार? तो इसके विरोध में एक मामला दर्ज हुआ, आप वो भी नोट डाउन करिएगा प्लीज। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का ये मामला है। ब्रैकेट में आप लिख लेना 1951। ठीक है, 1951। इसमें प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन को क्या दी गई? चुनौती दी गई। मैं बताऊंगा आपको चुनौती क्यों दी गई। चुनौती दी गई, चुनौती के आधार क्या थे वो आप लिख सकते हो।
इसमें ये कहा गया, क्या कहा गया कि पहला जो आधार था वो क्या था कि यार जो उच्चतम न्यायालय है उसमें आपका डिसीजन है वो पहले से विचाराधीन है, तो आपने संशोधन क्यों किया? पहली बात तो ये, ठीक है, कि जो मामला है वो मामला उच्चतम न्यायालय में क्या है, विचाराधीन है, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है। दूसरा जो आधार था वो ये था कि प्रथम संविधान संशोधन से जो न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति है वो कम हो रही है, न्यायालय की पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो शक्ति कम हो रही है, ठीक है ना। और तीसरा जो आधार था चुनौती देने का वो ये था कि अंतरिम संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, अंतरिम संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन आपको भी पता है कि जब संविधान में संशोधन हुआ प्रथम 1951 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तत्कालीन है वो इस संविधान संशोधन को लागू करवा दिया, ठीक है ना। प्रथम संविधान संशोधन को तत्कालीन लागू करवा दिया। उसके बाद में आपको भी पता है कि अब जो नवी अनुसूची है ना उसमें आप लिख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में नवी जो अनुसूची है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। प्रावधान आप लिख सकते हो कौन कौन से। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून, ठीक है। 2 नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है, औद्योगिक प्रावधान, औद्योगिक प्रावधान, ठीक है। और जो 3 नंबर पे आता है वो आता है आरक्षण से संबंधित, आरक्षण से संबंधित। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब जी टाइम चलता गया और बात आ जाती है 1973 की। कितने? 1973 की। और केरल में एक मठाधीश रहे हैं कौन, केशवानंद भारती, और ये मामला बहुत ही चर्चित रहा था, आप लोग शायद जानते भी होंगे, है ना। केशवानंद भारती हैं, उनकी जो मठ की जो भूमि थी वो इस भूमि सुधार कानून के चपेट में आ गई भाई साहब। अब बोलो, विरोध तो होना ही था ना, विरोध तो होना ही था। न जाने कितनी भूमि उनकी इस भूमि सुधार कानून के चपेट में आ गई। केशवानंद भारती ने कहा है अच्छा यार ये कोई बात हुई क्या था, क्या कि ये जो भूमि है वो अपनी है और आप उस पर कंट्रोल कर रहे हो, आप मुझसे छीन रहे हो, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई। ये संविधान
एक तो रक्षा करने के लिए या लोगों के अधिकार छीनने के लिए। तो भाई साहब मामला दर्ज करवा दिया केशवानंद भारती ने। चलो देखते हैं क्या था मामला। लिख लीजिए केशवानंद भारती बनाम बिहार राज्य, सॉरी केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। कब का है मामला? 1973 का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1973 का ये मामला है। अब केशवानंद भारती जो मामला था, ये आपको मैंने पहले बताया कि जब ये अनुसूची जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, और उसमें लिखा गया अनुच्छेद 31B में कि कुछ ऐसे प्रावधान होंगे कि उनमें न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। ये बात न्यायालय को चस रही थी, आप ये मान के चलो। न्यायालय वेट कर रहा था कि कब संसद कुछ भूल करे और अपनी जो पावर है उसका परिचय दिलाएं। न्यायालय वेट कर रहा था इस चीज़ का। अब हुआ क्या, ये मामला आ गया न्यायालय के अंदर, ठीक है ना। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो अब इस मामले की जांच करने के लिए 13 सदस्यों की संविधान पीठ का गठन किया गया। संविधान पीठ का गठन किया गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और 2 नंबर बात ये कि जो संविधान पीठ थी उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन? CM सीकरे। संविधान के अध्यक्ष थे, इस संविधान पीठ के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और ये संविधान पीठ है का गठन कौन करता है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य, या आप बोल सकते हो प्रमुख न्यायाधीश संविधान पीठ का गठन करते हैं, ठीक है ना। ये संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी जिसका गठन किया गया, ठीक है। पहली बात तो ये। अब आपको मालूम है कि न्यायालय है वो वेट कर रहा था कि कब संसद कुछ भूल करें और अपनी पावर का इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, जब ये मामला उच्चतम न्यायालय में आया तो कहा हाँ जी बिल्कुल, कि जैसे ही ये मामला उच्चतम न्यायालय में आया, न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आप संसद का निर्माण करोगे तो हमारा काम क्या है? संविधान की रक्षा करना और संविधान का उल्लेख करना, ठीक है। जब आप उन कानूनों को चुनौती नहीं दे सकते तो इसका मतलब आपने हमारे हाथ बांध दिए, अब दिखाते हैं अपनी पावर क्या है, ठीक है। तो इस संविधान पीठ का डिसीजन आया कब? 24 अप्रैल 1973 को। यह भी आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल 1973 को इस संविधान पीठ का डिसीजन आया और एक प्रकार से संसद को खुश भी किया गया और उसके जो पावर है उनको छीन भी लिया गया। कैसे? इस प्रकार से छीन लिए गए कि जब 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय की जो ये संविधान पीठ है उसने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? एक ऐसा शब्द जोड़ा गया जिससे संविधान के जो संसद है उसके हाथ बंधे हुए प्रतीत होते हैं। कौन सा? संविधान का आधारभूत ढांचा। जी हाँ दोस्तों,
संसद के हाथ बांध दिए गए एक प्रकार से कि कानून तो आप बना सकते हो, ठीक है, और आपने एक नया अनुच्छेद भी बना दिया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कि आप कुछ प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अपन भी कुछ ऐसा करेंगे अपनी ओर से कि कोई भी मामला हो जाए न्यायालय में तो चुनौती दे सकते हैं। और न्यायालय ने एक ऐसा शब्द जोड़ दिया, संविधान का आधारभूत ढांचा। और आधारभूत ढांचे में आपको भी पता है क्या, बहुत सी बातें आती हैं, प्रशासन का उल्लेख है, जो चुनाव प्रक्रिया, ये सभी आती है, ठीक है ना, आधारभूत ढांचे में। और आधारभूत ढांचा शब्द जोड़ दिया गया। और इस संविधान पीठ का जो डिसीजन आया वो 24 अप्रैल 1973 को आया। और डिसीजन क्या था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी ऐसा प्रावधान, अच्छा उसको ऊपर लिख लेते हैं ना, 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये जो डिसीजन निकल के आया वो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। दोस्तों, जो केशवानंद भारती थे वो ये केस तो हार गए, लेकिन मैं कहूँ लाखों किसानों को एक राहत दिला के चले गए कि अब वो संविधान के कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होगा जिसमें आप संसद न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना। और एक इसी मामले में एक शब्द जो सामने आया था वो आपको ध्यान रखना है, संविधान का आधारभूत ढांचा। ये जो शब्द आया था वो इसी मामले के अंदर आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी अनुसूचियों की चर्चा करेंगे अपन अगले व्याख्यान के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो व्याख्यान है वो आपको बहुत ही पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसका गहनता से अध्ययन करें और अपने लक्ष्य को इम्पोर्टेंट मानते हुए आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।